गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे किसी बच्चे ने मैंने देख लिया था, इतना तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ आप लोग का, मेरे पास बहुत काम रहते हैं। तो एक बच्चे ने लिखा था कि मैडम, आपस में पूछ रहे थे कि वर्णक किसको कहते हैं, रंग है या रंजक है या रंग बंधक है या उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्या ऑप्शन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले भी पढ़ाया था, बताया था आपको कि वर्णक और रंजक ये क्या है और रंग किसको कहते हैं। रंग तो मानो ऐसे समझो कि हमारे दादाजी हैं, ठीक है। अब दादाजी के ठहरे दो भाई, दादाजी सब समझते हो, दादाजी के दो भाई मतलब एक मेरे पिताजी एक ताऊ जी। तो मेरे पिताजी तो हो गए चलो प्राकृतिक रंग, ऐसे समझो इसको, ठीक है। और ताऊ जी हो गए संश्लेषित रंग, ठीक है। रंग को ही जब हम पूरा पढ़ते हैं तो रंग का ही ये भाग है, दो भाग। एक कौन सा हो गया, प्राकृतिक, और दूसरा हो गया संश्लेषित। प्राकृतिक जो हमें पेड़ पौधों से, जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, मछलियों से प्राप्त होता है, कीटों से प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल्स बताया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया बात को। अब ये प्राकृतिक रंग जो हमें नेचुरल डाइज प्राप्त हुए, प्राकृतिक रंग जो प्राप्त हुए, वह हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ। अब प्रकृति में पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, प्रकृति में प्राणी भी हो सकता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ था और अभी भी बता रही हूँ आपको, कोई इसमें कोई नई बात तो ऐसा है नहीं। अब इसको भी दो वर्ग में बांटा गया है, एक कहलाता है रंजक और दूसरा कहलाता है वर्णक। रंजक वो चीज़ है, रंजक मतलब डाई, आप देखते हो ना, बालों को डाई करते हो कि नहीं करते हो। हमने तो सोचा कि अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या बालों को डाई करना, वैसे ही रखेंगे, जो है नेचुरल वही है, तो ठीक है, डाइज। और दूसरा होता है पिगमेंट मतलब वर्णक। समझ गए बात को, रंजक और वर्णक। प्राकृतिक रंग को भी दो भागों में बांटा गया है, एक रंजक है और दूसरा क्या है, वर्णक है। समझ गए बात को। रंजक को अंग्रेजी में हम डाइज बोलते हैं और पिगमेंट को, जो आपका वर्णक है, उसको अंग्रेजी में पिगमेंट बोलते हैं। अब उसका ऑप्शन क्या था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं मतलब उसने कई ऑप्शन दिए थे जिसमें रंग भी था, रंजक भी था और रंग बंधक भी था। रंग बंधक किसको कहते हैं, जैसा नाम से समझो, रंग बंधक जो रंग को बांधने में काम करता हो। कोई रंग आसानी से नहीं चढ़ता है मान लो, ठीक है ना, तो उसको बांधने के लिए, चिपकाने के लिए कोई एफिक्सिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक जैसे मान लो कागज़ है, ये मेरा कागज़ है, ठीक है, इसमें हमको फ़ोटो चिपकाना है, तो ऐसे अगर हम फ़ोटो रखेंगे तो फ़ोटो हमारा गिर जाएगा। तो उसको चिपकाने के लिए कुछ न कुछ हमें चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो चीज़ हम डाल देते हैं तो चिपक जाता है। समझ गए बात को, चिपका कि नहीं चिपक गया ना। इसी प्रकार से जो रंग बंधक है, मॉर्डेंट उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वह डाइज जो रंग जो डायरेक्टली नहीं चढ़ पाता है, उसको चढ़ाने के लिए कुछ एफेक्सिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है, जिस चिपकाने वाला चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो वो रंग बंधक हो गया। तो करेक्ट आंसर नहीं है। रंग सबके पिताजी हैं, तो भी करेक्ट आंसर नहीं है। पूछा क्या, वर्णक। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर आता कि रंग है, उसके अलावा कोई और रहता तब उसमें हम रंग ले सकते थे, नो डाउट, क्योंकि रंग का ही ये सारे पार्ट है, रंजक, वर्णक, मॉर्डेंट, सब उसी में अंतर्गत आता है, सब उसी का परिवार है। जैसे आपके परिवार में आपके दादाजी है, पिताजी है, फिर आप भाई हो, बहन हो, भतीजा हो, भतीजी हो, आपके बच्चे हैं, है ना, इसी तरह से इसको समझो। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझती हूँ कि रंजक और वर्णक में। और रंजक और वर्णक समझ में आ गया। रंजक क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया, हीट के द्वारा हम वस्त्रों को रंगते हैं, जल में घुलनशील होता है। प्राकृतिक रंग के बारे में बताए थे, अनार से, और आपके कई सारी चीज़ें हैं ना, प्याज के छिलका से भी रंग बनता है, अनार के छिलके से भी रंग बनता है, अखरोट के छिलके से रंग बनता है, पोई के बीज से रंग बनता है ना, कई पत्तियों से, कई फूलों से, केसर से रंग बनता है, जो आप इसमें मिठाइयों में डालते हो ना, बहुत महंगा आता है केसर, तो खीर में खास करके केसर डालते हैं, खुशबू भी अच्छी आती है, स्वाद भी अच्छा होता है, कलर भी अच्छा होता है। और जो आपके वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। पहली बात, जल में घुलते ही नहीं है।
जब जल में नहीं घुलेंगे तो वस्त्रों पर नहीं चढ़ेंगे, वस्त्रों पर कैसे चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे ना। रेशों में आत्मसात नहीं हो पाते हैं, घुसते नहीं आसानी से। तो इनके रेशों की प्रकृति के आधार पर ही इसको किस प्रकार का रेशा है, कैसे उसको रंगा जाएगा, उस पर इसको हम रंगने का काम करते हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात को। इसके लिए जो वर्णक है उसके लिए हमें कोई एफिक्सिंग एजेंट का, सटाने वाला पदार्थ का उपयोग करना पड़ता है, तब जाकर के वस्त्रों में रंग पकड़ता है, नहीं तो रंग नहीं पकड़ता है। प्रयोग करना आसान होता है क्योंकि आपने, जैसे मैंने अभी बताया नहीं कि कागज़ था, इस कागज़ में हमने क्या बताया, ये कागज़ है ना, इस कागज़ में हमको फ़ोटो चिपकानी है, तो हम यहाँ पर कोई ग्लू, गोंद या कोई चीज़ हमने रखा और इसको इसे चिपका दिया। तो आपके प्रश्नों का क्वेरी का मैंने शांत कर दिया है, समझ आगे होंगे। और दूसरा रंग जो होता है संश्लेषित रंग है। अगर ये पूछा जाए कि संश्लेषित रंग का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, कौन जनक है इसका, कौन इसके फादर है, तो विलियम हेनरी पार्कन, वही है इसके पिता, वही है इसके जनक, वही है इसके आविष्कारक, वही है इसके अनुसंधानकर्ता। कर क्या रहे थे वो, प्रयोगशाला में क्विनाइन तैयार करने के लिए प्रयोग कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे। और अनुसंधान करते करते क्या हो गया, संश्लेषित रंग की विधि का पता चल गया। होता है ना कि कर भला तो हो भला, करने चले थे कुछ, हो गया कुछ। तो जनक वही है विलियम हेनरी पार्कर, संश्लेषित रंग के पिता वही कहे जाते हैं। कैसे तैयार किए जाते हैं, कोल तार से। अगर परीक्षा में पूछा जाए बेसिक चीज़ बेटा आप पढ़ो, जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं पढ़ोगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, प्रैक्टिस सेट चाहे 1000 बार, लाख बार आप कर लो, जब तक बेसिक आपको पता नहीं चल पाएगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप नहीं कर पाओगे। मैं ये बता रही हूँ, इसलिए बेसिक चीज़ को समझ लो। अब वर्णक जैसी चीज़ मैंने पहले भी पूरा क्लास मैंने लिया है भाई डाइज पर, और फिर बच्चे पूछते हैं मैडम ये क्या है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो और अच्छा करो। और जब ये कोलतार से बनते हैं, संश्लेषित रंग बनते हैं, संश्लेषित रंग का भी मैंने कई प्रकार बताया है ना, कौन सा, अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, और न्यूट्रल रंग को भी कई भागों में बांटा गया है ना। वैट रंग के बारे में बताया, डायरेक्ट रंग के बारे में बताया कि नहीं, सल्फर रंग के बारे में बताया। तो उन सारी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, तब आपके जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बात चला जाएगा। मान लो आपको अंग्रेजी का 26 लेटर है, आपको सब पता है, हिंदी के जितनी भी वर्णमाला सब पता है, तो अगर मैंने केवल नाम अपना लिखाया, जैसे मेरा नाम है वृंदा, अब केवल वृंदा ही हमने रट लिया, और अगर वृंदा की जगह पर कृष्णा लिखने के लिए आ गया तो हम कैसे लिखेंगे। जब तक हमें श का मालूम नहीं होगा, जब तक हमको हाँ नहीं मालूम होगा, तब हम कृष्णा कैसे लिख सकते हैं। अगर वृंदा लिखने के लिए आ गया तब तो हम आँख मूंद के लिख देंगे, क्योंकि हम रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर कृष्णा लिखने के लिए आ गया तब कैसे लिखेंगे, या वृष्ण लिखने के लिए आ गया तब कैसे लिखेंगे, या हमें कुछ और लिखने के लिए आ गया तो कैसे लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप समझो कि जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैसे समझ पाओगे। इसलिए कोई भी चीज़ पढ़ो, एक ही पन्ना पढ़ो, एकदम से ऐसे पढ़ो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपके भीतर जो दिमाग है ना, इसके भीतरी तक जा कर के घुस जाए, जो आसानी से नहीं निकले। जैसे मान लो ऐसे पढ़ो, जैसे कि आपको मान लो घर में कोई ऐसी, कई बार ऐसा होता है, हमारे पास साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम नहीं उसको भूल पाते हैं, चाह के भी नहीं भूलते, बार बार रिमाइंड करता है। तो आप जब पढ़ते हो, जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक आप इस तरह से पढ़ो कि बार बार आप रिमाइंड करते रहो। इस तरह से आप तैयारी करो। तैयारी ये नहीं करो कि हमको परीक्षा में 2 महीना परीक्षा बचा है, पिछले बार भी मैंने आपको यही बताया था। अभी से तैयारी में लग जाओ, एक एक चीज़ पढ़ो, एक एक चीज़ क्लियर करो, एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करो, ताकि परीक्षा में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़े। नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अलग अलग एक एक बना करके रखो। हम कह रहे हैं ना कि पढ़ने का तरीके के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है, ठीक है, रंग के बारे में हमें याद नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट पेपर ले लेंगे। कैसे हम तैयारी करें परीक्षा की, मान लो कि हमारा ये चार्ट पेपर है, ठीक है, इस चार्ट पेपर में हमने जो हमको याद नहीं हो रहा है, कठिन है ना, उसको हम इतनी छोटी सी पर्ची में, है ना, ये छोटा सा पन्ना है, इस पन्ने में हम लिख करके रख लेंगे।
अब 24 घंटा तो हम काम करते नहीं हैं, कभी न कभी हम बैठे भी रहते हैं, तब उस समय हम पूरा किताब खोल के नहीं देख सकते हैं। कहाँ किताब लेके, इतनी मोटी मोटी किताब लेकर के कहाँ घूमेंगे। मान लो आपको इतनी मोटी किताब पढ़नी है तो इतनी मोटी किताब लेकर कहाँ घूमेंगे, कॉलेज जाएंगे, घर जाएंगे, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, नहीं जा सकते ना। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम इसमें हम लिख के रख लेंगे, जो हमें याद नहीं हो रहा है, ठीक है, जो हमें याद ही नहीं हो रहा तो उसको हम लिख करके रख लेंगे। और लिख के जब रख लेंगे, है ना, तो अब कहीं भी हाथ में रख सकते हैं और पर्स में रख सकते हैं। अगर आपके सूट पहनते हैं या नाइटी पहनते हैं, उसमें अगर पॉकेट है तो उसमें रख लेते हैं, और कहीं महिलाएं तो ऐसे करती ब्लाउज में भी डाल देती हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी आप हाथ में रख लो। और जब आप कभी बैठो, फुर्सत के क्षण हो, कभी गप्पों के क्षण हो, कभी रोटी बना रही हो, कभी सब्जी काट रही हो, उस समय इसको खोल खोल के देख लो कि इसमें क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है। ऐसे करके हम पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएगा। याद करने के एक ही तरीका है, जो पहले भी मैंने आपको बताया था। हमारे मास्टर साहब 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, उसको मैंने आज दिन तक आत्मसात किया है। हमने बच्चों को भी आत्मसात करवाया। वो था घो ची लीपू, याद करवा दिए, घो ची लीपू। घोषिए, घोषिए मीन्स रटिए, रट लिए। अब हम खाली बैठे हैं, आँख मूंद लिए हैं, कुछ हमारे पास किताब नहीं है, तब हम चिंतन करेंगे कि हमने रटा था, कितना याद है, कितना परसेंट हमारा छूट गया। तो देखेंगे 50% याद हुआ, या 20% याद हुआ, या 30% याद हुआ, या 60% याद हुआ। बाकी कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गया वो चिंतन में पता चल जाएगा। फिर हमने घोषने का भी काम कर दिया, मतलब रटने का भी काम कर दिया, चिंतन का भी काम कर दिया। अब लिखने का हम काम करेंगे। लिखेंगे कि क्या, कितना जल्दी हम लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं बच्चे, जब अभी मैं कॉपी चेक कर रही थी बच्चों का यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का, तो मैं देखते बच्चे बहुत लिखने में, किसी का 3 क्वेश्चन अगर लिखा तो बहुत बढ़िया लिखा, और बाकी के 5 क्वेश्चन छूट गए, जिसमें से 2 छूट गए, 3 छूट गए, या लिखा तो बहुत एक लाइन लिखा। पहले के 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन उन्होंने इतना अच्छा लिखा कि उसमें बहुत अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं। लेकिन पिछले ने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया, 2-3 क्वेश्चन उन्होंने एक मतलब कि एक लाइन के लिखा, या लिखा ही नहीं पूरा। तो प्रैक्टिस नहीं होने से ऐसा छूटता है। तो प्रैक्टिस भी रखो लिखने का, ठीक है। घोची ली मतलब लिखिए, और लास्ट में आता है पूछने का काम। हमारे मास्टर साहब कहते थे, अगर इन तीनों क्रियाओं को करने के बाद भी अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है तो पूछने का काम आप करें, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम है, घोषणा मतलब रटना, चिंतन करना, फिर लिखना, और फिर पूछना। पूछना तो है, मान लो नहीं आएगा, हम थोड़ी सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञ है नहीं, सब कुछ जानते नहीं है, तो हम पूछेंगे किसी न किसी से, टीचर से पूछेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे, अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब कन्फ्यूजन नहीं रखो दिमाग में। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस अगर आपके पास है, जैसे वर्णक वाली क्वेश्चंस में कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस था, उपयुक्त में से कोई नहीं। रंग भी डाल दिया कि रंग के अंतर्गत ही वर्णक आता है, तो रंग और किसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये 2 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस हो गए। रंग के अंदर ही रंजक आता है और वर्णक आता है, उसमें उन्होंने रंग बंधक भी डाल दिया और रंजक भी डाल दिया, या उसके जगह पर कोई और ऑप्शन डाल दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से प्रश्नों का जवाब देना है, कैसे हम तैयारी करें। जो कम समय है हमारे पास, समय कम किसी के पास नहीं रहता बेटा, सबके पास 24 घंटे ही रहते हैं। परमपिता परमेश्वर ने हमारे साथ कभी भी किसी भी प्रकार का वैमनस्य नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। वो पिता हम सबको 24 घंटा समय देते हैं। वह परम पिता सबको एक जैसे सूर्य प्रकाश देते हैं, एक जैसी चंद्रमा की रोशनी मिलता है, एक जैसे उन्होंने हमें दिन और रात बनाए। अभी डिपेंड करता है कि हम अपने उस जो अमूल्य संसाधन है समय का, किस प्रकार से और कितने समय में हम उनका सदुपयोग करते हैं, और किस तरह से हम परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब आप समय का सदुपयोग करेंगे, क्षण नहीं त्यागेंगे, तो कोई दुनिया की हस्ती नहीं है जो आपको सफलता नहीं दिला सकती है, ये मेरा गारंटी है। मेरी माँ तो अनपढ़ थी, कहा करती थी, है ना, उनको इतना संस्कृति आता होगा कि कण त्यागे कुतो धनम, क्षण त्यागे कुतो विद्या। अगर कण को त्याग दोगे तो धन कहाँ से आएगा।
एक एक पैसे जोड़ करके तो रुपया बनता है, एक एक रुपया जोड़ करके तो 100 का नोट बनता है, एक एक 100 नोट जोड़ करके तो 500 का नोट बनता है, एक एक 500 का नोट जोड़ करके ही तो 1000 या 10,000 या 5,000 या 5 लाख बनता है। अगर आप कण कण को छोड़ दोगे तो धन नहीं मिलेगा, और क्षण क्षण को त्याग दोगे तो विद्या अर्जित नहीं कर पाओगे। इसलिए एक एक क्षण का उपयोग करो। तभी बिस्तर पर जाओ जब आप बहुत थक चुके हो, तभी आराम की मुद्रा में जाओ जब आप बहुत थक चुके हो। और निराशा होती है, कई बच्चों ने लिखा मैडम मैं बहुत निराश हूँ। निराशा बेटियां तब तक, जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक निराशा आती ही है। आप हो, मैं हूँ, चाहे कोई है, निराशा आएगी। निराशा को हटाने के लिए एक ही मात्र हमारे विचार से, हमारे जो मेरी सोच है, जिस तरह से मैंने मेहनत किया है, तो मैं चाहती हूँ एक ही इसका उपाय है कि निरंतर प्रयास करते रहो। निरंतर प्रयास करेंगे तो परमपिता परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, हमारे दुखों का दूर होगा। वो हमारी मदद करने के लिए उनको शायद परीक्षा हॉल में भी बैठना पड़ेगा और हमारी वो मदद करेंगे। इतना विचार करके समय का सदुपयोग करना सीखो, समय को बेकार नहीं जाने दो और पढ़ाई करो, कंसेप्ट को क्लियर करो। तो चलो आज मैं रंग के माध्यम से आपको किस तरह से परीक्षा, कई बच्चे लिखते हैं कि मैडम टीजीटी की परीक्षा की तैयारी करना, जीआईसी की करनी है या नेट की करनी है, मैं कैसे तैयारी करूं, कम समय में कैसे करूं। समय तो आपके पास था ना, आपने एमए किया था, आपने बीएड करी, आपने बीए किया, समय तो आपके पास खूब था। तब तो आप पढ़े नहीं, कॉलेज में ध्यान से पढ़े नहीं, स्कूल में ध्यान से पढ़े नहीं। आप देखो, ईमानदारी से अपने आप से पूछो, आपका गवाह आपका आत्मा दे देगा कि हमने कितनी ईमानदारी से और कितना अच्छे से हमने पढ़ाई की है। तो जब हमने उस समय ढील दिया है पढ़ाई में, तो इस समय हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं और आप लोग को दुआएं देती हूँ कि टीजीटी में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहे और खूब अच्छा आप करें, और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको मदद करूँगी, कर रही हूँ, करती रहूँगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।